हेलो दोस्तों, राम राम दोस्तों। डीसी की नई फिल्म सुपर गर्ल आ चुकी है। हो सकता है आप इस वाली वीडियो में इंटरेस्टेड ना हो, इस वाले रिव्यू में इंटरेस्टेड ना हो। अगर ऐसा है तो कृपया करके आप वेलकम टू द जंगल का रिव्यू जरूर देखें। मैंने हाल ही में बनाया है, चैनल पे जाओगे अगली ही वीडियो आपको मिल जाएगी। भाई क्या फिल्म है, मतलब क्या फिल्म है, जरूर देखिए। बहुत शानदार रिव्यू है, वो आप जाकर के देखिए, उसके बाद आप जज करिएगा कि कितनी शानदार फिल्म है। अच्छा, वैसे ऐसा बिल्कुल ना समझा जाए कि ये 90s के बिहार या फिर लालू राज के बिहार के टाइम की फिल्म है। वेलकम टू द जंगल अगर हम कहते हैं तो ये वैसी फिल्म नहीं है, कॉमेडी फिल्म है। ऐसा डायरेक्टर को तो लगा ही था कि कॉमेडी है। बाकी आप रिव्यू देख करके तय करिएगा। इस वीडियो में बात करेंगे सुपर गर्ल के बारे में। स्पॉइलर फ्री रिव्यू ये होने वाला है हर बार की तरह। वैसे स्पॉइलर इतने कुछ खास है भी नहीं फिल्म में, कुछ नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट्स डिस्कस करूंगा फिल्म के। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, खासतौर पर छोटे भाई बहनों के साथ ये वाली वीडियो साझा जरूर करें। हाँ, बच्चों की भी फिल्म है, लेकिन 90s किड्स की भी फिल्म है। बाय द वे, 90s किड्स आर नॉट किड्स एनीमोर। तो स्टोरी से अगर मैं शुरुआत करूं बिना स्पॉइलर के, तो हमारी जो कारा है वो कालेल की बहन है। खालेल, कालेल, जो भी उसको बोलते हैं भाई, मुझे आज तक प्रोनाउंस नहीं करना आया सुपरमैन का नाम। सुपरमैन की बहन यानी कि सुपर गर्ल। अब वो मैन है तो उसको सुपर वुमेन होना चाहिए था, बट ये सुपर गर्ल है। लेकिन क्या इसका जवाब फिल्म में दिया गया है कि ऐसा क्यों है या क्यों नहीं, वो आपको फिल्म देख के ही तय करना पड़ेगा। कुल मिला के हमारी ये जो कैरेक्टर है ये सुपरमैन से काइंड ऑफ ऑपोजिट है। वो जितना परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन टाइप का है, ये ज़्यादा फील वील नहीं लेती है। चिल रहती है और चिल मोड में ही रहती है। आप अगर ट्रेलर देखेंगे तो आप समझ जाएंगे मैं किस तरह के चिल की बात कर रहा हूँ। वो अपना सोती रहती है, उसके पास एक कुत्ता है, उसके साथ मौज करती है, पार्टी करती है, सब कुछ करती है, दुनिया बचानी है, ये सब करना है, उसमें उसे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। और वो ज़्यादा फील क्यों नहीं लेती है ऑन अ सीरियस नोट, अगर हम आए उसके कैरेक्टर पे, तो उसका कारण आपको फिल्म के फर्स्ट हाफ में पता चल जाएगा। और फिल्म के फर्स्ट हाफ में क्या क्या होता है, रैंडमली उसकी मुलाकात होती है रूथी से, जो कि हमारी इस फिल्म की दूसरी कैरेक्टर है, जो किसी बात का रिवेंज खोज रही है। किस बात का रिवेंज खोज रही है ये भी आपको फिल्म में देखना होगा। तो दोनों मिलकर फर्स्ट हाफ में क्रेम यानी कि हमारे मेन एंटागनिस्ट, मेन विलन की तलाश करते हैं। अब वो लड़की तो किसी वजह से उसकी तलाश कर रही है, सुपर गर्ल उसकी तलाश क्यों कर रही है वो भी आप फिल्म में देखोगे। कैसा लग रहा है ना, एकदम वो न्यूज़ चैनल्स के जो फिल्म रिव्यूअर होते हैं उनकी तरह एक्ट कर रहा हूँ, या फिर फिल्म प्रमोशन जो कर रहे होते हैं एक्टर एक्ट्रेसेस, जो बोल रहे होते हैं कि ये तो आपको फिल्म देख कर ही पता करना पड़ेगा। बट हाँ, एक्चुअली है भी ऐसा ही, क्योंकि ये सब स्पॉयलर्स हैं तो मैं नहीं बताने चाहता। ये होता है हमारा पूरा फर्स्ट हाफ में। सेकेंड हाफ मेनली इसी तलाश में जाता है और रिवेंज स्टोरी है, जो कि ऑब्वियसली होती है हर सुपर हीरो फिल्म में, कॉमिक फिल्म में। क्या रिवेंज मिल पाता है, क्या तलाश पूरी हो पाती है, यही हमारा क्लाइमैक्स है। और क्लाइमैक्स में एक छोटी सी सीख, हाँ सीख कह देते हैं उसे, सीख भी है। स्टोरी की अगर मैं बात करूँ तो ऐसी कोई बहुत धाकड़ या बहुत डीप टाइप की स्टोरी नहीं है। कई जगह चीज़ें लूज होती हैं, जैसे कि हमारा मेन विलन जो है, एंटागनिस्ट जो है, उसका कोई पर्पस नहीं है। मतलब थैनोस का जैसे कुछ पर्पस था, बाकी एंटागनिस्ट भी जो होते हैं छोटे मोटे, उनका कुछ ना कुछ पर्पस होता है। ये हमारा जो एंटागनिस्ट है, विलन है, वो एकदम बावला है। उसे मारना है सामने वाले को, रैंडमली मार देता है। कभी कभी गलती से भी मार देता है कि अचानक कोई उसे भावुक कर दे तो वो मार देता है। उस तरीके की चीजें हैं, लूज राइटिंग आप इसे कह सकते हैं, या फिर ये भी कह सकते हैं कि अगर मेन कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन कराना था तो इसी तरीके से एक लूज विलन गढ़ दिया गया। या फिर ये भी हो सकता है कि कॉमिक्स में विलन बहुत अच्छा था, पिक्चर में खराब हो गया। ऐसा अक्सर भाई कॉमिक्स फैन कहते हैं। मैंने कॉमिक्स पढ़ी नहीं है तो मैं उतना बता नहीं सकता, लेकिन हाँ, फिल्म में एक जॉन विक टाइप फैक्टर भी है, जॉन विक वाइब देती है हमारी फिल्म। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये आप भी फिल्म देखकर ही समझ जाओगे, बताने का कोई पॉइंट नहीं है, स्पॉइलर नहीं देना चाहता। बढ़िया बात क्या है फिल्म की, कोई फालतू की वोकनेस नहीं है। मुझे लगा नहीं था कभी कि मैं अपने फिल्म रिव्यू में ऐसी बात बोलूंगा कि मुझे कहना पड़ेगा कि वोकनेस नहीं है तो फिल्म अच्छी है। कहाँ ले आए हम वर्ल्ड सिनेमा को कि अगर वोकनेस नहीं है तो हमें अच्छा लग रहा है। लेकिन ठीक है, वो जबरदस्ती का फेमिनिज्म जो घुसाने की कोशिश करी थी वंडर वुमेन 2 में, थोड़ा सा वो फालतू की बकैती नहीं है, फालतू की पॉलिटिक्स कोई नहीं है। इजराइल फिलिस्तीन वो पिछले साल की सुपरमैन में घुसाया था। सीधी कॉमिक बेस्ड फिल्म या सुपर हीरो बेस्ड फिल्म, उस तरीके की फिल्म हम इसे कह सकते हैं। मारधाड़ है, थोड़ा इमोशन है, थोड़ा ड्रामा है, नॉट दैट डीप स्टोरी और कैरेक्टर डेवलपमेंट। कई जगह ही नहीं थी स्क्रिप्ट में कैरेक्टर डेवलपमेंट की। 2 घंटे में फिल्म खत्म हो जाती है। स्नाइडर वाली बात मैं यहां छेड़नी नहीं चाहूंगा, क्योंकि वो डिबेट फिर अलग ही निकल जाती है। भाई मैं भी फॉर्मर स्नाइडर फैन रहा हूं। स्नाइडर कट के लिए हमने भी खूब पोस्ट लिखे थे फेसबुक पे या ट्विटर पे उस जमाने में, स्नाइडर कट रिलीज करो। बहुत एंथुसियास्टिक थे, एक्साइटेड थे हम भी स्नाइडर कट को लेकर के। बट अब शायद आगे बढ़ जाना चाहिए ना, स्नाइडर जी को भी और हमको भी। मैं इंस्टाग्राम पे एक बंदे की रील देख रहा था, मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूंगा अगर मुझे मिली तो। रील तो मैं पूरी चला नहीं सकता, आप जाकर के उनके अकाउंट पे देखिएगा। उसने बहुत मस्त बात कही थी कि जैक स्नाइडर भाई, आप ये अपने सोशल मीडिया पर ये पोस्ट डालनी छोड़ दो। अब या तो कुछ करो या फिर रहने दो। हम भी बहुत एक्साइटेड थे भाई स्नाइडर कट के लिए, स्नाइडर वर्स के लिए पूरे के,
बट अब जब ये नहीं हो रहा है तो जबरदस्ती का ये करने से क्या फायदा। आपको भी मूव ऑन कर जाना चाहिए, हमको भी कर जाना चाहिए। वही बात है ना कि कहते हैं ना गर्म करके ठंडा ही छोड़ दियो, मिर्जापुर वाली बात, वैसा सा लग रहा है। फिर मैं उसी निष्कर्ष पे पहुंचता हूं कि भाई अगर हम स्नाइडर जी से इतना ही प्रेम करते हैं, हमें इतना ही स्नाइडर बस चाहिए था, या तो फिर हम डीसी देखना ही छोड़ दें। जैसे कि फालतू की बेमतलब की वोकनेस के चक्कर में मार्वल छूट गया, उसमें बस स्पाइडरमैन और एक दो सीरीज से मुझे उम्मीद है मून नाइट से, वो भी शायद ये लोग बना रहे हैं, बाकी सब छूट गया है। देखता हूं डूम्सडे यदि इंप्रेस कर पाए उसका ट्रेलर या उसकी हाइप जैसे बनाते हैं, पर अभी तक तो उतना मूड नहीं है। तो यहाँ पे डीसी में भी मैं वही कहूंगा कि अब स्नाइडरवर्स नहीं आ रहा तो अभी जो डीसी दे रहा है उसमें हम ठीक ठाक चीजें जो है वो ढूंढ लेते हैं। बट इस फिल्म के लिए मैं कहूंगा हाँ, फालतू वोकनेस नहीं डाली गई है, बहुत कुछ अल्टीमेट स्टोरी नहीं है लेकिन बेकार भी नहीं है। अ वॉचेबल सुपर हीरो मूवी जहां हमारी कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन अभी हो रहा है। एक और मजेदार बात मुझे पता लगी है, आपके साथ भी मैं शेयर करनी चाहता हूं। मुझे पता लगी है, हो सकता है आपको पता हो, अगर आपने कॉमिक्स पढ़ी है, सीरीज देखी है तो आपको पता होगी। फिल्मों में उतना उस बारे में डिस्कस नहीं किया है कि भाई एक रेड सोलर कैटेगरी होती है, एक येलो सोलर कैटेगरी होती है और ग्रीन सोलर कैटेगरी होती है। यानी कि रेड सन होता है उस सोलर सिस्टम में, और व्हाटएवर यूनिवर्स नहीं बोला यहाँ पे, सोलर बोल दिया है। एक येलो सन होता है और एक ग्रीन सन होता है। तो रेड सन में सुपरमैन हमारे जैसा होता है, सुपरमैन, सुपरगर्ल, जितने भी क्रिप्टोनियंस हैं ये सब हमारे जैसे होते हैं। कोई इनकी पावर नहीं होती, नॉर्मल लोगों की तरह उनको दारू चढ़ती भी है, उनको चोट भी लगती है, सब कुछ होता है। थोड़े बहुत पावरफुल वो जितने होते हैं उतने ही होते हैं, सुपर पावर नहीं होती। येलो सन में वो लोग सुपर हीरोज होते हैं, उनके पास सुपर पावर होती है, और ग्रीन सन में तो बाज ही बच जाते हैं भाई उनके। ये मुझे एक नई बात पता चली है देख करके। एक्टिंग की बात कर लेता हूँ, एमिलिया एलॉक अच्छी एक्ट्रेस लगी भाई मुझे ये। इससे पहले हाउस ऑफ द ड्रैगन जिन लोगों ने देखा हो, मैंने भी पहली बार उसी में देखा था उनको, छोटी रेनेरा वो बनी थी, वहाँ ठीक ठाक एक्टिंग की थी। यहाँ भी एक्टिंग ठीक ठाक लगी है। उनका फेस उतना एक्सप्रेसिव नहीं लगता, मतलब देख करके वो जेंडाया वाली फील आती है थोड़ी सी कि एक्सप्रेशन तो है ही नहीं भाई, ये तो नेचुरल फेस भले ही नॉन एक्सप्रेसिव हो लेकिन वो एक्सप्रेशंस लाने में कामयाब रही हैं। जहाँ इमोशनल होना था, रोना था, वहाँ ठीक ठाक लगी है। ऑस्ट्रेलियन एक्ट्रेस है भाई, ये लोग मेहनत तो करते हैं अपने रोल में, हमने बहुत देखे हैं। क्रिस हेम्सवर्थ आप ले लो, मार्गरेट रॉबी, हीथ लेजर एंड दी ओजी वी ऑल नो ह्यूज जैकमैन। तो वो एक्सप्रेसिव तो ठीक ठाक होते हैं, कर लेते हैं लोग। जहाँ इमोशनल लगना था वहाँ लगी हैं, बिना डायलॉग बोले भी ठीक ठाक लगी मुझे रोल में। अभी डीसी में एंट्री ली है तो आगे देखते हैं कैरेक्टर की डेवलपमेंट कैसे होती है, फिर आगे और डिस्कस कर सकते हैं। डीसी में ही अगर मैं कंपेयर करूं तो गाल गाडोट ने जो वंडर वुमन निभाया था वो ठीक है, रोल अच्छा था, बट उनसे बेटर एक्सप्रेशन देती हुई लगी मुझे लड़की, और डायलॉग डिलीवरी भी गाल गाडोट से तो बेटर कर रही है यार। गाल गाडोट के मीम भी तो बहुत देख लिए, अब गाल गाडोट को उस नज़र से देखा नहीं जाता, अब वो अपने आप में मीम बन के रह गई हैं। तो हाँ, ठीक ठाक लगी है एक्ट्रेस। ईव रिडली जो बच्ची के रोल में है, ये मुझे ओके ओके लगी। बच्चों ने अच्छा अच्छा रोल भी और किया है, मार्वल में भी डीसी में भी, दोनों में। उनके मुकाबले मुझे थोड़ी सी हल्की लगी इनकी एक्टिंग। एक तो वही है ना, कैरेक्टर उतना डीप लिखा ही नहीं गया था स्क्रीन पे, तो हमारी एक्ट्रेस के पास उतना कुछ स्कोप भी नहीं था कि वो कुछ बहुत एक्सप्रेसिव हो सके। पर बेचारी ने अपना रोल ठीक ठाक किया है, एक्सप्रेशन जितना दे पाई दिया है, एवरेज लेवल पे मैं रखूंगा। जेसन मोमोआ भाई लोबो बने हैं फिल्म में। एक तो पता नहीं ये कैरेक्टर फिल्म में क्यों था, सुपर गर्ल को इंट्रोड्यूस कराना था, इन्होंने सोचा लोबो ऐसी छोड़ देते हैं, एक अकेली बेचारी मार नहीं पाएगी, बच्ची छोटी है, लेकिन उसने पीट लिया ठीक ठाक। लोबो पता नहीं क्यों था, वो चिल कर रहा था अपनी फिल्म में पूरी में, अपना कैरेक्टर जैसा उसका है स्क्रीन पे उसके हिसाब से था। 10 से 12 मिनट का उसका स्क्रीन टाइम होगा, लेकिन भाई जेसन मोमोआ इस रोल के लिए मुझे बहुत परफेक्ट लगा। एकदम बैड एस वाइब जो उस आदमी की है, 6.5 फुट का पहाड़ जैसा आदमी, उसके ऊपर से उसका मेकअप कर दिया है, लंबे बाल हैं ही, एकदम पर्सनैलिटी उसकी वही है, तो काइंड ऑफ गुड। मैं चाहूंगा कोई बढ़िया डायरेक्टर आगे आए जो सोलो लोबो फिल्म बनाए। ये कैरेक्टर मुझे सही लगा, और मेकअप कॉस्ट्यूम दोनों ही उसकी अच्छी लगी हैं। बाल पहले से ही जेसन मोमोआ के भाई है ही खाल्डरू, हम जानते ही हैं। डेविड जो सुपरमैन के रूप में है हमारे, थोड़ा बहुत ही रोल था उनका, कैमियो कह सकते हो आप। कारा का जो पास्ट वगैरह दिखाना था वहां पे थोड़ा बहुत रोल था, 5 से 10 मिनट मैक्सिमम। 10 मिनट तो बहुत ज्यादा कह रहा हूं मैं, 5 से 7-8 मिनट का स्क्रीन टाइम होगा। मैथियस ने कैरेक्टर निभाया है क्रैम का, जो कि हमारे मेन विलन, मेन एंटागोनिस्ट है फिल्म के। मेकअप बहुत अच्छा किया इस कैरेक्टर का, मेकअप और कॉस्ट्यूम टीम ने पूरी में ही अच्छा काम किया है, सबकी कॉस्ट्यूम मेकअप बढ़िया था। ये जो हमारा कैरेक्टर है ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग करता है, गुंडा है, नॉर्मली इधर उधर लूटपाट मचाता है, बैड एस भी है ठीक ठाक, ब्रूटल भी है, पर बिना पर्पस का। जैसा कि मैंने बताया,
ब्रूटल दिखाया है, बट फालतू का ब्रूटल है, उसकी ब्रूटैलिटी का कोई फायदा नहीं है, बस किसी को मारता है तब दिखती है, कोई पर्पस नहीं है ब्रूटैलिटी का। जैसा कि मैंने कहा, कैरेक्टर में कोई डेप्थ नहीं है, आपको टाइम नहीं मिलेगा कैरेक्टर एक्सप्लोर करने का, कैरेक्टर आया गया ऐसा सा है। या फिर हम वही कह सकते हैं कि हमारी मेन लीड का इंट्रो कराना था तो वैसे ही नॉर्मल सा विलन एक उनको दे दिया। इसके अल्ट्रा क्लोजअप शॉट्स बहुत सारे हैं, तो बड़ी स्क्रीन पे अगर आप IMAX में फिल्म देखोगे तो देखने में ठीक लगेगा। मुझे तो बढ़िया लगा था, किसी किसी शॉट में टीवी स्क्रीन पे कैसा लगेगा ये मैं कुछ खास भी कह नहीं सकता। टेक्निकलिटीज की बात कर लेते हैं। सिनेमाटोग्राफी, एक्शन सिनेमाटोग्राफी, एक्शन वही सेम है, सुपर हीरो फिल्म वाला जैसा होता है, मल्टी कैम एक्शन है। सिनेमाटोग्राफी में ऐसा कुछ बहुत तगड़ा या बहुत खास आपको नहीं मिलेगा। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, एक्वामैन से मुझे कंपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि भाई DC की ही फिल्म है, अलग ही लेवल की सिनेमाटोग्राफी दिखाई थी एक्वामैन फिल्म में, जो अभी तक शायद कोई DC में छू नहीं पाया है। जेम्स वन, जो लोग ना जानते हो, बढ़िया सिनेमाटोग्राफर है, 100 सीरीज शायद से उन्हीं की है। बढ़िया टेक्निक उन्होंने एक्वामैन के टाइम पे दिखाई थी, उस तरीके की टेक्निक तो यहाँ पे देखने को नहीं मिली है। आप कुछ तगड़ा एक्सपेक्ट मत करना, बट हाँ, नॉर्मल सी एवरेज सी सिनेमाटोग्राफी जो भी एक्शन सुपर हीरो फिल्म में होती है। एक चीज की तारीफ मैं यहाँ पे करनी चाहूंगा, IMAX में देखने का मेरा एक्सपीरियंस ठीक रहा। डिस्क्लोजर डे में मुझे जो निराशा मिली थी, जो मैं ठगा गया था, वो यहां नहीं हुआ। एक्चुअल IMAX रेशो में फिल्म रेंडर हुई है, शूट नहीं हुई है IMAX पे, बट बाद में पोस्ट में शायद IMAX स्क्रीन के अकॉर्डिंग निकाली गई है। स्विच होता है बीच बीच में फिल्म में IMAX रेशो में और नॉर्मल में, वही इंपॉर्टेंट सीन्स पे, बढ़िया सीन्स पे जहां वाइड शॉट्स हैं या उस तरीके के स्पेस के शॉट्स हैं, यहाँ पे कहूं तो सिनर्स सबने देखी है, वही वाली टेक्निक का यूज यहाँ पे हुआ है। ठीक लगा है मुझे एक्सपीरियंस। फाइट सीक्वेंस IMAX में देखने में मजा आया, जितने भी थे। बैकग्राउंड म्यूजिक, फाइट सीक्वेंस के दौरान बैकग्राउंड म्यूजिक बढ़िया है, बाकी जगह वही गाने बजे हैं जो ओल्ड स्टाइल होता है सुपर हीरो फिल्म्स का, वो इतने अपीलिंग मुझे नहीं लगे, लेकिन हाँ, बैकग्राउंड म्यूजिक ठीक ठाक लगा। एक्शन के समय में तो थोड़ा सा थंपिंग टाइप का था, वो बढ़िया था। एडिटिंग पिक्चर की बढ़िया हुई है भाई, यहाँ पे तारीफ करूंगा। टाइमलाइन बहुत मस्त काटी है। सुपर गर्ल का जो हमारा कैरेक्टर था, उसके पास्ट लाइफ की जो स्टोरी थी वो जंप करते हुए में दिखाई है। ऐसा नहीं दिखाया कि फिल्म शुरू हुई, कहां से आई है, कैसे आई है, क्यों आई है, वो हमें सीधा नहीं दिखाया। बीच में से फिल्म शुरू होती है हमारे पात्र के साथ, फिर हमें जैसे पात्र आगे आगे बढ़ता है, फिल्म आगे आगे बढ़ती है, तो उसके इमोशंस के अकॉर्डिंगली उसका पास दिखता जाता है। और जब जब टाइमलाइन जंप करती है, वो सीक्वेंस मजेदार बनाया है। और कुछ ट्रांजिशंस की भी तारीफ करूंगा वहां पे एडिटर की, बढ़िया ट्रांजिशंस है। स्विच करती है जब हमारी टाइमलाइन, कट टू प्रेजेंट, कट टू पास्ट, बीच में एडिटिंग का काम अच्छा हुआ है। लेंथ फिल्म की वही 1 घंटा 50 मिनट एवरेज सुपर हीरो DC मार्वल की जो फिल्म होती है वही है। मार्वल की थोड़ी सी लंबी होती है, ये वाली छोटी रहती है, लेकिन पेस अच्छा है फिल्म का। मैं अपना बताऊं तो मैं बोर नहीं हुआ भाई 1 मिनट के लिए भी। अब आप अपना देख सकते हो कि आप कितनी ऐसी फिल्में देख पाते हो। जैसा कि मैंने बताया, मैं फाइट सीक्वेंस बड़ी स्क्रीन पे एंजॉय कर रहा था। हो सकता है कि अगर आप OTT पे देखें या नॉर्मल थिएटर में देखें तो आप बोर से हो जाएं कि यार ये तो लंबा चल रहा है, 10 मिनट का मजा नहीं आ रहा। वैसा किसी किसी के साथ हो सकता है। ओवरऑल एक्सपीरियंस अगर मैं फिल्म का कहूं तो वही जस्ट अनदर सुपर हीरो मूवी, मोर ओवर सुपर हीरोइन मूवी। ड्रामा है, थोड़ा इमोशन है, फाइट सीक्वेंस है ठीक ठाक, कैरेक्टर्स की डेप्थ जैसा कि मैंने कहा कुछ खास नहीं है, कुछ बहुत अलग स्टोरी, कुछ बहुत नई टाइप की स्टोरी नहीं है, बट बुलशिट भी नहीं है। हमारी मेन लीड बेमतलब का फेमिनिस्टिक ड्रामा नहीं पेल रही है। जहां चिल मोड में रहना है चिल है, एकदम चिल है। जहां कूटना है वहां मस्त कूट रही है सामने वाले को। कूटने में भी कहां किसके लिए उसे लाइन ड्रॉ करनी है वो बहुत अच्छा दिखाया गया है फिल्म के क्लाइमैक्स में। आगे अभी इस कैरेक्टर का और डेवलपमेंट होना बाकी है, तो देखते हैं आगे की फिल्में कैसी होती हैं। एक लाइन में कहूं तो पिछले साल जो सुपरमैन आई थी उससे मुझे कहीं ना कहीं बेटर लगी है यार। उसमें बेमतलब की पॉलिटिक्स बहुत डाल दी थी, यहां पे कोई पॉलिटिकल सोशल बकवास नहीं है, बच्चे बड़े सब देख सकते हैं। मुझे अपना पैसा वसूल सा लगा। बाकी आप देख लो, आपको थिएटर पे देखनी है या OTT का वेट करना है। लेकिन सुपर गर्ल देखो ना देखो, सुपरमैन देखो ना देखो, डूम्सडे देखो ना देखो, वेलकम टू द जंगल का मेरा रिव्यू जा करके देखो, कहीं यहाँ पे आ रहा होगा इधर या इधर। वीडियो पे क्लिक करो, रिव्यू देखो और पिक्चर तो देखो इधर कि भैया भाई कमाल कर दिया। क्या पद्म भूषण है, पद्म विभूषण है, दे दो भारत रत्न दे दो भाई को यार।